मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज के एपिसोड 14 में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एसएमई है, 2021 में आई थी, अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। आज के दिन पे 100 पॉइंट माइनस होगा, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे हो सकता है कि प्लस में बंद हो, तो ऑल टाइम हाई पर ही स्टॉक चल रहा है। 70 गुना तक का रिटर्न इसने बना कर दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 7000% से ज़्यादा चला है। 37 रुपये में इसका आईपीओ आया था। आज का करंट भाव इसका 2500-2600 रुपये के आसपास होगा। तो इतना बढ़िया रिटर्न इसमें बना के दिया है कंपनी ने। तो प्रॉपर देखेंगे क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या कंपनी की हिस्ट्री है, किस तरीके का काम करती है, फाइनेंशियल कैसे है, फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है, सीएजीआर क्या है, सेल्स का सीएजीआर क्या है, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर क्या है, रेवेन्यू क्या है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, अर्निंग पर शेयर क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, किसने खरीदा, किसने बेचा, अभी कितना कैसा इसका है आउटलुक बोल सकते हैं उसको कंपनी का। तो सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। छोटा सा ही वीडियो रखूंगा मैं इसमें, पर डिटेल सारी दूंगा आपको। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का पूरा नाम बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म इसका है अपना KMEW। अगर आप डालेंगे, ये एनएससी पर भी है और बीएससी पर भी है, लेकिन बीएससी एसएमई आया था, ये आईपीओ जो था पहले एसएमई था, तो 2021 में आया था एसएमई, बीएससी एसएमई पर, एंड एनएससी पर ये 2024-25 में लिस्ट हुआ है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले तो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आईपीओ 2021 में आया था, एक एसएमई आईपीओ था। पूरा डिटेल पर नीचे आईपीओ की जो तारीख थी 9 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021, 4 दिन का आईपीओ था। इशू प्राइस के 37 रुपये प्राइस, 37 रुपये का प्राइस था और 3000 का लॉट साइज था, क्योंकि एसएमई आईपीओ लॉट में मिलते हैं, ठीक है। लगभग 10 करोड़ 12 लाख रुपए का इनका छोटा सा आईपीओ था। इतना ही फंड रेज किया था उस टाइम पे इन्होंने 2021 में, ठीक है। टोटल 3000 शेयर थे एक लॉट में और 1,11,000 का इन्वेस्टमेंट था पर लॉट पर। तो ये सब्सक्रिप्शन इसका 2.87 था, मतलब 1 रुपये के सामने लोगों ने 2 रुपये 87, मतलब 2 रुपये 87 पैसे का बीडिंग किया था, तो 2.5 गुना बोल सकते हैं उसको, 2.87x, ठीक है। लिस्टिंग की बात करें तो 22 मार्च को लिस्ट हुआ था 38 रुपये के भाव पे, 2.5%। इसका जो लीड मैनेजर था वो हेम सिक्योरिटीज था, HEM सिक्योरिटीज, ओके। बिजनेस क्या है, आसान भाषा में बात करें तो समुद्र और बंदरगाहों का हाईवे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है इस कंपनी को। समुद्र और बंदरगाहों मतलब पोर्ट्स एंड सीज पे इनका काम है। 3 अलग अलग काम है, मैं तीनों बता रहा हूँ। जो पहला काम है इनका ड्रेजिंग का काम है। नदी और समुद्र के किनारों पर मतलब पोर्ट्स में लगातार मिट्टी, रेत और गाद जमा हो जाती है, जिससे कि जो शिप्स होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, पैसेंजर हो चाहे वो कार्गो शिप्स हो, वो जब आती जाती हैं तो वहाँ पर जब मिट्टी जमा हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर वहाँ पर बोले उसको इंग्लिश में वो एरोप्लेन में लैंडिंग बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जब रुकती है वहाँ पे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हटाता है ये, ठीक है। अगर इसे ना निकाला जाए तो बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं जमीन से टकराकर फंस जाते हैं। तो ये जो कंपनी है अपने बड़े जहाजों से इस मिट्टी को खींचकर बाहर निकालता है, ताकि पानी की गहराई बनी रहे और बड़े जहाज आसानी से आ जा सके। मतलब वहाँ पर जो पोर्ट्स के किनारों पर जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको वो साफ करते हैं वहाँ से, ये इसको ड्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा काम है मरीन क्राफ्ट संचालन, मतलब पोर्ट एंसिलरी सर्विसेज। बड़े जहाजों को सीधे पोर्ट पर खड़ा करना आसान नहीं होता, तो ये जो अपनी कंपनी है छोटी स्पीड बोट्स, पायलट बोट्स और पेट्रोल बोट्स के जरिए उन बड़े जहाजों को रास्ता दिखाती है, गाइड करती है कि भैया इधर चलो, यहाँ लगाना है, पार्किंग वार्किंग काम इस तरीके से। तो प्रॉपर ये काम करती है कंपनी। तीसरा है कि जहाज का निर्माण और मरम्मत, मतलब शिप बिल्डिंग करती है, रिपेयरिंग भी करती है। कंपनी केवल दूसरे के जहाजों की मरम्मत ही नहीं करती, बल्कि सरकार के लिए खुद इलेक्ट्रिक फेरी बनाती है और अन्य जहाजों का निर्माण भी करती है। मतलब शिपिंग का भी काम है इनका, मतलब बनाने का, शिप बिल्डिंग का काम भी है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका सफर बहुत छोटा शुरू हुआ था, क्योंकि एसएमई आईपीओ था, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कंपनी उससे पहले कितनी छोटी होगी। तो बहुत छोटी कंपनी थी। 2013-15 की बात करें तो 20 कर्मचारियों के साथ एक छोटे से शिप रिपेयरिंग यूनिट के हिसाब से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। शुरुआत में कंपनी केवल एक ही क्लाइंट के जहाजों की मरम्मत करती थी। इनके पास एक ही कंपनी होगी उस टाइम पे। साल 2015 में आधिकारिक रूप से मुंबई में कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई ये कंपनी। 13-15 की बात करें, मतलब 2015 में। ग्रोथ फेज की बात करें 2016 से 2020 की, जो 5 सालों में, तो कंपनी ने कबाड़ या पुराने हो चुके जहाजों को खरीदा, उन्हें खुद रिपेयर करके नया बनाया और अपने काम में इस्तेमाल शुरू किया। साल 2016 में इन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से पहला बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको। इसके बाद इन्होंने ड्रेजिंग के लिए खुद के बड़े जहाज, जैसे कि रिवर पर्ल 4 एक जहाज का नाम है, अपनी फ्लीट में शामिल किए, ठीक है। तो 2016 से 2020 में फिर इनका काम मतलब आप लेवल 2 पर आ गई है, ग्रोथ फेज में आ गए। तीसरी बात करते हैं बाजार में एंट्री। 2021 में फिर उन्होंने क्या किया कि फंड रेस किया 10 करोड़ 12 लाख रुपए का, और फिर वहां से भी अपना काम स्टार्ट किया। तो फिर पैसा भी मिल गया और बिजनेस तो उन्होंने सेट कर ही लिया था।
फिर अगर वैश्विक विस्तार और आधुनिकता की बात करें तो 2022 से 2026 में भारत के बड़े बंदरगाह जैसे कि विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप के साथ साथ कंपनी ने म्यांमार और बहरीन जैसे देशों में भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। हाल ही में कंपनी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के लिए 10 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर नौवे बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट भी संभाल रही है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, मैं समझाता हूँ आपको। खुद के जहाँ मतलब जो कंपनी क्यों सफल है, मतलब वाई बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक दैट, कि 37 रुपये का शेयर क्यों अभी 26 रुपये पे चल रहा है, 70 गुना ऊपर क्यों चल रहा है, उसका रीजन है वाई सक्सेस कंपनी। अन्य कंपनियां जहां काम के लिए जहाज किराए पर लेती है, ये खुद के जहाज, इनके पास 40 खुद के मरीन्स है, ठीक है। इससे इनका जो मुनाफा होता है 40% जो बिड्डा मार्जिन है वो ज़्यादा रहता है इंडस्ट्री से। दैट्स वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स और दिस कंपनी, इसलिए शेयर ज़्यादा जा रहा है। और इसलिए इसके फाइनेंशियल्स भी, मैं फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा उसमें। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, इन्हें सरकारी विभागों से 7 से 15 साल के ऑर्डर्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू लगभग आता जाता है, एक बार ऑर्डर मिला तो 7 साल 15 साल का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और उस बीच में ऑर्डर मिला तो वो 7-15 साल चलेंगे, तो वहां पर बढ़िया हो जाता है काम, है ना। मतलब आपके प्रोजेक्ट्स काम ही काम है आपके पास, मतलब ऐसा नहीं होता कि डीप आ जाए बिजनेस में कहीं बहुत ज़्यादा डीप तो आ सकता है, बिजनेस है जिससे कंपनी की कमाई कई सालों तक सुरक्षित रहती है और तय रहती है मतलब बिल्कुल एकदम कि इतना तो मिलना ही है। वर्तमान इनके पास 850 करोड़ से ज़्यादा की मजबूत ऑर्डर बुक है, 850 करोड़ के ऑर्डर बुक है। मैं समझाता हूँ, इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटल है 6250 करोड़, आज के हिसाब से इतनी होगी 6250 करोड़, मतलब कि हाँ 6250 करोड़। इनकी फ्री फ्लोट है 1970 करोड़, मतलब कि 1970 करोड़ के ही शेयर उन्होंने बेचे हुए हैं। मैं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में को तो बताऊंगा। और 850 करोड़ की कंपनी है, अगर इनका मान लो कि 30% प्रॉफिट मार्जिन भी बनता है तो 250 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से आप निकाल के देख लो, बढ़िया पैसा है। ये थोड़ी सी बात आपको समझने में टाइम लगेगा पर समझ जाएंगे, ठीक है। अब NSE पर कब आया, BSE पे तो मार्च में आ गया था, 22 मार्च के आसपास, ठीक है, 37-38 रुपये के भाव पे। लेकिन NSE फिर कब आया, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो SME IPOs होते हैं, स्मार्ट एंड मिड एंटरप्राइजेस के IPOs जो होते हैं, वो एक ही एक्सचेंज पे आ सकते हैं, या तो पहले NSE पे आए या तो पहले BSE पे आए IPO के टाइम पे। बाद में ये कंपनी खुद को दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहे मेन बोर्ड में तो कर सकती है, लेकिन बाद में होता है। एक साथ 2 SME प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आता। BSE का SME प्लेटफॉर्म है, BSE SME, और NSE का जो SME प्लेटफॉर्म है वो NSE इमर्ज, 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो एक ही जगह पर आती है कंपनी। अब तक तो ऐसा ही है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, 15-16 के आसपास ये SME प्लेटफॉर्म्स आए हैं, मतलब इससे पहले SME IPOs नहीं आते थे, ठीक है, मेन बोर्ड IPOs ही आते थे। 2014 से 16 के बीच में दोनों प्लेटफॉर्म्स आए हैं, NSE का भी और BSE का भी, 1-1 साल का अंतर है उसमें। तो 2014 से पहले कोई IPO नहीं आते थे SME नाम के, मेन बोर्ड ही आते थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब वापस आते हैं, तो NSE पर ये 14 नवंबर 2024 को लिस्ट हुई है कंपनी। 22 मार्च को SME IPO आया था BSE पर, और 14 नवंबर को फिर इनका सीधा माइग्रेशन हो गया मेन बोर्ड में, तो फिर ये आ गया। अब छुट्टे शेयर मिलते हैं। करंट भाव 2571 रुपये है आज की डेट। आज की जो डेट है क्या होगी यार, वो 30 जुलाई है आज, ठीक है। अब कंपनी की चीज़ों पर आते हैं। एक साल के अंदर 201% का रिटर्न है। प्राइस टू बुक इसका 11.66 है। P रेशियो 83 का है, विच इज़ हाई, बट PG रेशियो कम है, 1 के अंदर है, तो विच इज़ गुड। पर मैं एंजल वन की डेटा पे कम भरोसा करता हूँ। ROE ROC मैं इसका अभी इस पर नहीं देखूंगा, मैं स्कैनर पर देखूंगा, ठीक है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल की 8% है, 5 साल की 50% है, विच इज गुड। ट्रेलिंग 12 मंथ की 28% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 की 28% है, और ये भी 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ, ये सेम है क्या, मैंने सेम ले लिया, सॉरी ये सेम ले लिया मैंने गलती से, यहाँ पर स्टॉक सीजर है ही नहीं, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, पिछले 5 साल की 64%, 3 साल की 18% और ट्रेलिंग 12 मंथ की 60% के आसपास है। सॉरी भाई साहब, वो कॉपी पेस्ट हो गया, दूसरा लेना चाहिए था मुझे। ओके, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो टोटल प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास 51.56% है। मैं इसका टोटल बता देता हूँ आपको, 1,26,02,929 शेयर जो हैं प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप में है। पब्लिक के पास 48.44% है, जो कि टोटल होता है 1,18,41,179 शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लो, ओके, टोटल जो शेयर हैं वो 2,44,44,108, मतलब 2,44,44,108 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज क्या है उसको समझो। देखो,
सितंबर 2024 में कंपनी के पास 60.66%, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ सितंबर क्वार्टर में, मतलब कि हाँ सितंबर में 6.66% था, जो कि 10% कम हुआ है, 51.6%, ऑलमोस्ट 10% है, ऊपर नीचे मत जाना। लेकिन वो गया कहाँ है, ये देखो, ये एफ के पास गया है। 1% जो एफ के पास था वो 12.12% हो गया भाई, ठीक है। लेकिन एफ कौन है वो पता करना एक बार कौन है वो, ठीक है। डीआईएस ने भी 2.85% था, जिसको घटाकर 1.54% कर दिया है। बाद में हो सकता है बढ़ाए भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो ये चेंजेस हुए हैं। पब्लिक के पास भी 35.46% था, जो कि 34.79% हुआ है। तो ये भी ठीक ठाक चीज़ है कि भैया चलो प्रमोटर ने बेचा, लेकिन एफ ने खरीदा है, पब्लिक को नहीं बेच दिया सारा। सेल्स लगातार बढ़ी है। दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2026 तक की बात करें करोड़ में, तो 16 करोड़ की सेल्स अब 68 करोड़ पर पहुंच गई है। वैसे 12 करोड़ के एक्सपेंसेस 49 करोड़ पर भी पहुंचे हैं, वो अलग बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 4 करोड़ हुआ करता था, 19 करोड़ है, मतलब लगभग 400% बढ़ गया है। एंड वो देखो, ओके 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 ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चलते हैं। जहां 2 करोड़ का था वो 17 करोड़ हो चुका है, और नेट प्रॉफिट जहां 1 करोड़ का हुआ करता था, अब वो 24 करोड़ का हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 68 पैसे, 0.68 ये दिख रहा है क्या, 0.68% जहाँ पैसे जहाँ हुआ करता था वो 12 रुपये पर पहुँच गया। वो देखो सबसे लास्ट में 10 रुपये पे 0.68 पैसा हुआ करता था अर्निंग पर शेयर 2023 में, जो कि 2026 जून के आसपास 10.72 रुपये हो गया है, मतलब 10 रुपये 72 पैसे। ये इसका मार्च का रिजल्ट है। जून का रिजल्ट अभी आया नहीं है, शायद जुलाई एंड में आएगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। तो वहाँ पर रेवेन्यू 42% बढ़ा था मार्च, साल दर साल, वाई लिखा हुआ है वो। एंड नेट इनकम इनके 150% बढ़ी थी, अर्निंग पर शेयर इनका 108% बढ़ा था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 75% बढ़ा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी तरीके के कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं इस कंपनी में। हो सकता है इसीलिए स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा हो अभी की स्थिति में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये एक चीज़ हो सकती है वहाँ पे। ऑल राइट, अपन अगर कंपनी की अच्छी चीज़ों की बात करें तो अच्छा क्वार्टर आ सकता है, इसका समस्या, ठीक है। एंड कंपनी इज डिल गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़ 3 साल का 21%, ठीक है। लेकिन चीज़ें कहाँ खराब है, 11 टाइम है इसका बुक वैल्यू, अभी प्राइस टू बुक इज 11 टाइम। कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, डिविडेंड नहीं दे रही तो स्टॉक भाग तो रहा है, और डिविडेंड रुपया ले लो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही चीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग घटी है 2% के हिसाब से, और टैक्स रेट सीम्स लो, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने कोई हिस्ट्री में बोनस नहीं दिया है, और ना ही कोई उन्होंने डिविडेंड दिया है, अब तक नहीं दिया, लेकिन एक बार स्प्लिट ज़रूर दिया है उन्होंने 22 दिसंबर 2025 में, जहां अपने पास 10 का फेस वैल्यू था, उन्होंने उसको 5 कर दिया, मतलब 1 शेयर के 2 शेयर कर दिए, और फेस वैल्यू घटाकर 5 कर दिए। अब अगर टेक्निकल की बात करें तो RSI 70 पे है, विच इज़ लाइक ओवरबोट बोल सकते हैं, लेकिन 70 का RSI ओवरबोट नहीं बताता है, विच इज़ नॉट गुड। MACD 8992 पर चल रहा है, सिग्नल लाइन भी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। 5 दिन का मूविंग एवरेज 2500 का है, स्टॉक वहीं पर चल रहा है। 10 दिन का मूविंग एवरेज 2468 के आसपास है। मैं थोड़ा सा 20 डेज पे जाना चाहूँगा, 26 डेज पे चले जाते, वो सेम ही आएगा। लेकिन 26 दिन का जो मूविंग एवरेज आ रहा है ना, वो 2350 पर आ रहा है, वो अच्छा लेवल है, मैं चार्ट पे बात करूंगा उस पर। और 100 डे का 2000 पे आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा लेवल है, हम दोनों पर बात करेंगे। बिकॉज ऑफ इक्विटी है तो स्विंग की बात करना चाहिए। 50 दिन का भी 2222 पर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2300 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक का वोलाटिलिटी बहुत अच्छा है, 80 रुपये 100 रुपये इंट्राडे में चल जाता है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया इस तरीके से आ रहे हैं कि 2400 पे सपोर्ट है और 2300 का कोई लेवल आ रहा है, तो मैं 2300 पर भी ध्यान दूंगा। तो वो 2400-2300 एक ही लेवल होगा। मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ, रुकिए। जैसे ये तो मंथली चार्ट है, बहुत बढ़िया एकदम, क्या बूम 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 चला है ये स्टॉक। ये इसका डेली चार्ट है, इसको देखो आप, देखो वो जो 2300 का लेवल में बता रहा था ना, तो वो सप्लाई के हिसाब से भी यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो एक माफ कीजिए, ये वाली सप्लाई और ये वाला डिमांड, ये डिमांड के हिसाब से यहीं आ रहा है 2300 रुपये के आसपास, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो थोड़ा सा अगर वेट कर लें आप अच्छी एंट्री के लिए, तो ये बेहतर हो सकता है। दूसरी जो 2000 के लेवल की बात कर रहा था, इस सप्लाई के हिसाब से ये जो डिमांड जोन है 1900 रुपये से 1750 रुपये के बीच में एकदम टकाटक लेवल है वो। तो किसी कारण यहाँ पर स्टॉक आ जाए और कोई बड़ा कारण ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। देखो, आपको आपकी कंपनी पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे किसी भी कंपनी में, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। तो भाई साहब, आपको कंपनी के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, प्लस शेयर के चार्ट पे। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ट नहीं देखो, लेकिन अगर चार्ट पे डिक्लाइन आ रही है और बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो एक ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। देखो, प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलिंग में फ़र्क होता है, अब ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको कभी जीवन में, लेकिन इसको समझा करो आप चीज़ों को ना। जैसे ये, ठीक है,
बस इतना ही है, आगे बढ़ जाते हैं। अवर्ली चार्ट देखो, अवर्ली चार्ट पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 2500 रुपये के आसपास आ रहा है, जो कि एट द मनी के आसपास ही है, विच इज़ गुड। एंड ये 2350, वो वाले 2300 के लेवल की बात ये इसीलिए मैं कर रहा था। तो मेरा जो एक्चुअल अच्छा सपोर्ट है वो 2300 है, क्योंकि ये जो बाइंग आई है ये वाली 1 2 3 अवर्ली चार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 घंटे की, 13 घंटे मतलब एक दिन में 5 घंटे मान लो आप, तो 2 दिन, तो मुझे वो 2350 का लेवल बहुत सूटेबल लगता है, तो वहाँ पर अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब आप देखिएगा कि इस स्टॉक को आपको किस तरीके से देखना है, एनालाइज कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि क्या कर सकते हैं। बाकी वीडियो बहुत अच्छा था, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। बाकी आपकी इच्छा, देखते रहिए, इसी तरीके के वीडियोज़ आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे हर बार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।